हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में समाजशास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया जाएगा। ये क्लास सभी एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। आप सभी इस क्लास को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशोलॉजी के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। नंबर है ये यहाँ पर 790-555-3851। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके इससे संबंधित पूरी जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको यूपी पीजीटी का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। बिहार शिक्षक भर्ती के लिए बिहार स्टेट एंड बिहार पीजीटी का प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा। आपका जो यूपी पीएससी जीडीसी का असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम है उसका भी आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। जीआईसी एग्जाम के लिए आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, समाजशास्त्र का और जीएस का। इसके अलावा आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए भी समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। नेट एग्जाम का प्रैक्टिस सेट है। राजस्थान और मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए समाजशास्त्र जीएस का प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट्स के नोट्स चाहते हैं मूलभूत अवधारणाओं के, तो वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। लगभग ये अवधारणाएं आपके समाजशास्त्र से संबंधित सभी जो एग्जाम्स होते हैं उनमें आपको ये टॉपिक्स देखने को मिलेंगे सिलेबस में। रिवीजन टाइम के लिए वन लाइनर में भी नोट्स आपको मिल जाएंगे। एंड सेकंड ग्रेड के नोट्स आते हैं तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और यूपी पीजीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसका भी आपको यहाँ पर नोट्स मिल जाएगा। इसमें आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया गया है। थिंकर्स के नोट्स मिल जाएंगे और इसमें इंडियन थिंकर्स भी दिए गए हैं। और अभी 31 मई तक ये ऑफर चलाया गया है जिसमें समाजशास्त्र से संबंधित सभी प्रैक्टिस सेट, नोट्स एंड जीएस के प्रैक्टिस सेट में ये ऑफर दिया जा रहा है। इसमें कुछ छूट दी जा रही है। कोई भी इससे जुड़ी हुई जानकारी चाहते हैं तो यहाँ पर नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 790-555-3851। इस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। 125 प्रश्न हुए हैं, उसके बाद के प्रश्न आज इस क्लास में कराए जाएंगे। यहां तक हो गया था। चलिए यहां से शुरू करना है। देखिए प्रश्न है, संदर्भ समूह व्यवहार का मूल कारण सर्वोत्तम लोगों की नकल करना है या तर्क है? ऑप्शन है न्यूकॉम, मर्टन, ऑटो क्लाइनबर्ग, हाइमन। संदर्भ समूह व्यवहार का मूल कारण सर्वोत्तम लोगों की नकल करना है या तर्क है? ये किसके द्वारा बोला गया है? चलिए आंसर करें आप। यहां पर अगर हम न्यूकॉम की बात करते हैं, ठीक है, तो न्यूकॉम ने दो तरह के संदर्भ समूह की बात की थी, ठीक है। सकारात्मक संदर्भ समूह, सकारात्मक संदर्भ समूह, और दूसरा नकारात्मक संदर्भ समूह। सकारात्मक संदर्भ समूह और दूसरा नकारात्मक संदर्भ समूह हो जाएगा। ये दो तरह के जो समूह के प्रकार हैं संदर्भ समूह के, ये न्यूकॉम ने बताए हैं, ठीक है। यहां पर अगर आप हाइमन देख रहे हैं तो सर्वप्रथम संदर्भ समूह की बात इन्होंने की थी। सर्वप्रथम संदर्भ समूह का प्रयोग या अवधारणा जो दी गई है ये हाइमन द्वारा दी गई है। मर्टन ने समाजशास्त्र में दिया है, ठीक है। मर्टन ने समाजशास्त्र में संदर्भ समूह का प्रयोग किया है। यह संदर्भ समूह को समाजशास्त्र में सबसे पहले कॉन्सेप्ट दिया है। ऑटो क्लाइनबर्ग की अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने वास्तविक संदर्भ समूह और काल्पनिक संदर्भ समूह की बात की है। वास्तविक और काल्पनिक संदर्भ समूह की जो अवधारणा है ये किसके द्वारा दी गई है? ये ऑटो क्लाइनबर्ग के द्वारा दी गई है। और यहाँ पर देखिए संदर्भ समूह व्यवहार का मूल कारण सर्वोत्तम लोगों की नकल करना है, ये किसके द्वारा बात की गई है? और यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर हो जाएगा ऑटो क्लाइनबर्ग, ठीक है। यहाँ पर आप सकारात्मक और नकारात्मक संदर्भ समूह देख रहे हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट दिया गया है किसके द्वारा? न्यूकॉम के द्वारा। और इन दोनों के बीच में अंतर किसने किया? अगर इस तरह से पूछा जाए अंतर किसने किया तो याद रखेंगे सकारात्मक संदर्भ समूह और नकारात्मक संदर्भ समूह के बीच में जो अंतर है वो रॉबर्ट किंग मर्टन के द्वारा किया गया है, ठीक है। किसके द्वारा किया गया है? रॉबर्ट किंग मर्टन के द्वारा किया गया है। इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, प्रकारवादी जिनके सामाजिक स्थिरीकरण सिद्धांत का केंद्र बिंदु सामाजिक मूल्य है वे कौन है? कूले, बोटोमोर, पार्सन्स, मैक्स वेबर यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। चलिए बताएं यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? प्रकारवादी जिन्होंने सामाजिक स्थिरीकरण सिद्धांत का केंद्र बिंदु सामाजिक मूल्य बताया, कौन है?
पार्सन्स, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। चलिए इनकी पुस्तकों के बारे में भी बात कर लेते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन, द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन 1937 में आती है पुस्तक। फिर इसके अलावा द सोशल सिस्टम ये कब आती है? 1951 में आती है, ठीक है, 1951 में आती है। इकोनॉमी एंड सोसाइटी 1956। स्मेल्सर के ये साथ याद रखेंगे, ठीक है, स्मेल्सर के साथ इन्होंने ये पुस्तक दी हुई है, ठीक है। एक है द सिस्टम ऑफ मॉडर्न सोसाइटी 1971 में ये पुस्तक आती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट बुक्स है, इन सभी को ध्यान में रखेंगे। पार्सन्स है। और यहाँ पर अगर वेबर की बात करते हैं तो वेबर ने सामाजिक स्थिरीकरण का त्रिआयामी सिद्धांत दिया है। त्रिआयामी या बहुआयामी, ठीक है, इस तरह से डायरेक्टली पूछ लिया जाता है यही स्टेटमेंट कि सामाजिक स्थिरीकरण का त्रिआयामी या बहुआयामी सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। अच्छा, जो ये त्रिआयामी बोला जा रहा है, इसमें तीन की किसकी बात करते हैं? तीन आधार कौन से थे? एक तो आर्थिक है, दूसरा सामाजिक हो जाएगा, और तीसरा राजनीतिक। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, द मदर्स पुस्तक किसकी है? मॉर्गन, ब्रिफोल्ड, मर्डॉक, वेस्टरमार्क। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। द मदर्स किसकी हो जाएगी? द मदर्स किसकी है? ब्रिफोल्ड की है। ब्रिफोल्ड की यह पुस्तक है और परिवार उत्पत्ति का मात्र सत्तात्मक सिद्धांत दिया है इन्होंने, ठीक है, मात्र सत्तात्मक सिद्धांत दिया है परिवार की उत्पत्ति से संबंधित। किसने? ब्रिफोल्ड ने दिया है, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं मर्डॉक की, तो इनकी पुस्तक का नाम सोशल स्ट्रक्चर है। सोशल स्ट्रक्चर इनकी पुस्तक का नाम हो जाएगा। किसका? मर्डॉक का। यहाँ पर आपको बताया गया है ये इनका सोशल स्ट्रक्चर हो जाएगा। वेस्टरमार्क की बात की जाए तो द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज। और ध्यान रखें इन्होंने, वेस्टरमार्क ने परिवार की उत्पत्ति का, ठीक है, परिवार उत्पत्ति का एक विवाहीय सिद्धांत दिया है। एक विवाहीय सिद्धांत दिया है किसने? वेस्टरमार्क ने। और 250 समाजों पर अध्ययन किसने किया है? मर्डॉक ने किया है, परिवार से संबंधित, ठीक है। 250 समाजों पर अध्ययन परिवार से संबंधित किसके द्वारा किया गया है? जीपी मर्डॉक के द्वारा किया गया है, ठीक है। और एक सेकेंड, इनका स्टेटमेंट क्या आता है? परिवार सार्वभौमिक संस्था है। परिवार सार्वभौमिक संस्था है, ये किसका कहना है? मर्डॉक का। मॉर्गन की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, मॉर्गन ने परिवार की, ठीक है, यहाँ पर आपको बता देते हैं मॉर्गन का, ये यहाँ पर लिखा जा रहा है। मॉर्गन ने परिवार की उद्विकासीय अवस्था बताई थी, ठीक है, परिवार की उद्विकासीय अवस्थाएं बताई थी, ठीक है। सबसे पहले इन्होंने समरक्त परिवार की बात की। सेकंड नंबर पे समूह परिवार, थर्ड नंबर पे युगल परिवार, फोर्थ नंबर पे क्या आएगा? पितृ सत्तात्मक परिवार, और फिर लास्ट नंबर पर क्या आएगा आपका? एक विवाहीय परिवार आएगा, ठीक है। ये किसका है? ये किसके बारे में बताया गया? मॉर्गन के द्वारा बताया गया, ठीक है। क्लियर? यहाँ पर क्या होगा? ब्रिफोल्ड होगा, बी यहाँ पर राइट होगा। चलिए यहाँ पर देखिए, निम्न में से किसने कहा है कि भूमिका एक अपेक्षित सामाजिक स्वीकृत व्यवहार प्रतिमान पुंज है जिसमें कर्तव्य एवं सुविधाओं का समावेश होता है? ऑप्शन देख लीजिए, किंग्सले डेविस, ऑगबर्न एंड निमकॉफ, मैकएवर, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। निम्न में से किसने यह कहा कि भूमिका एक अपेक्षित सामाजिक स्वीकृत व्यवहार प्रतिमान पुंज है जिसमें कर्तव्य और सुविधाओं का समावेश होता है? यहाँ पर क्या हो जाएगा?
यहाँ पर राइट आंसर ऑगबर्न एंड निमकॉफ हो जाएगा। ऑगबर्न एंड निमकॉफ विकल्प बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। लिंटन ने क्या कहा था? भूमिका परिस्थिति का गतिशील पहलू है। ये लिंटन के द्वारा कहा गया था, एग्जाम्स में लिंटन का ये आता है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, परिवार के दो भेद, विवाह संबंधी परिवार, रक्त संबंधी परिवार, किसने बताए? ऑप्शंस देख लीजिए, वार्नर, लिंटन, जिमरमैन, मजूमदार यहाँ पर दिया गया है। विवाह संबंधी परिवार और रक्त संबंधी परिवार की बात किसने की है? यहाँ पर क्या होगा? लिंटन होगा। ठीक है, लिंटन होगा, विकल्प बी यहाँ पर राइट होगा। वार्नर की अगर हम बात करें तो इन्होंने दो तरह के परिवार की बात की है वार्नर ने। एक है जन्ममूलक परिवार, और दूसरा यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रजनन मूलक परिवार। ठीक है, जन्म मूलक और प्रजनन मूलक परिवार, ये यहाँ पर दो हो जाएंगे जो कि वार्नर के द्वारा बताए गए हैं। जिमरमैन ने 3 बताए थे। ठीक है, एक तो न्यासिता परिवार बताया, ठीक है, दूसरा अतिलघु परिवार, और तीसरा इन्होंने घरेलू परिवार बताया। ठीक है, तीसरा क्या बताया इन्होंने? घरेलू परिवार बताया। ये जिमरमैन ने बताया। और यहाँ पर आप याद रखें, नातेदारी की अगर बात करें, ठीक है, ये चूंकि पूछा जाता है इस वजह से आपको यहाँ पर बताया जा रहा है, रक्त संबंधी नातेदारी और विवाह संबंधी नातेदारी, ये प्रश्न बनते हैं। तो रक्त संबंधी नातेदारी और विवाह संबंधी नातेदारी की जो बात है, ये किसके द्वारा की गई है? ये किसने बात की है इन दो की? रेडक्लिफ ब्राउन ने। ठीक है, किसने की है? रेडक्लिफ ब्राउन ने की है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, नातेदारी संबंधों के आधार पर संयुक्त परिवार का वर्णन निम्न में से किसने किया? एलन रॉस, एम.एस. गोरे, पॉलिन कॉलिंडा, हेनरी मैन। नातेदारी संबंधों के आधार पर संयुक्त परिवार का वर्णन निम्न में से किसने किया? किसने किया है? पॉलिन कॉलिंडा ने। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, निम्न में से किसका गुजरात के सूरत में ग्रामीण व नगरीय परिवारों का तुलनात्मक अध्ययन रहा है? विकल्प देख लीजिए, A.M. शाह, I.P. देसाई, रामकृष्ण मुखर्जी, K.M. कपाड़िया। सही क्या हो जाएगा? और याद रखेंगे, पॉलिन कोलिंडा ने लोनीखंड गांव पर इनका अध्ययन रहा है। ठीक है, लोनीखंड गांव पर अध्ययन कोलिंडा का है। यहाँ पर राइट आंसर I.P. देसाई। I.P. देसाई की 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। एक हो जाएगी सम एस्पेक्ट्स ऑफ फैमिली इन महुआ, 1964 में आती है। ठीक है, और इसके अलावा द जॉइंट फैमिली इन इंडिया है ना, जॉइंट फैमिली इन इंडिया, 1956 में आती है ये पुस्तक। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिए, जब एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक भूमिकाओं के बीच विरोधाभासी स्थिति में होता है तो उसे कहते हैं भूमिका तनाव, भूमिका दूरी, भूमिका संघर्ष, परिस्थिति संघर्ष। क्या होगा यहाँ पर? जब एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक भूमिकाओं के बीच विरोधाभासी स्थिति में होता है तो उसे कहा जाता है उसे क्या कहा जाएगा? भूमिका संघर्ष। ठीक है, भूमिका संघर्ष कहा जाएगा। सी यहाँ पर राइट आंसर है। भूमिका तनाव की बात करें तो ये गुडे की है अवधारणा, गुडे एंड
हॉट की, ठीक है, गुड एंड हॉट ने भूमिका तनाव की बात की है। भूमिका दूरी की अगर हम बात करते हैं तो ये गॉफमैन की अवधारणा है। किसकी है? गॉफमैन की। और रोल कॉन्फ्लिक्ट की अगर हम बात करते हैं तो ये आप जानते हैं ये किसकी है? मर्टन की अवधारणा है। चलिए यहाँ पर देखिए, निम्न में से कौन सी पुस्तक स्पेंसर द्वारा लिखी गई है? यहाँ पर बताएं, स्पेंसर की पुस्तक कौन सी है? ह्यूमन सोसाइटी, ये किसकी हो जाएगी? किंग्सले डेविस की, ठीक है, किंग्सले डेविस की है। द सिटी किसकी हो जाएगी? वेबर की, मैक्स वेबर, मैक्स वेबर। और नाम आप याद रखें रॉबर्ट पार्क का भी। सोशल स्ट्रक्चर किसकी हो जाएगी? मर्डॉक की। प्रिंसिपल्स ऑफ सोशोलॉजी ये किसकी हो जाएगी? स्पेंसर की, ठीक है, ये किसकी है? स्पेंसर की है। यहाँ पर विकल्प डी हो जाएगा सही। चलिए अब यहाँ पर देखिए, वह कौन चिंतक था जिसने सर्वप्रथम समाज संरचना प्रत्यय को प्रकाश में लाया? डार्विन, दुर्खेम, स्पेंसर, अगस्त कॉम्ट। बताएं यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हर्बर्ट स्पेंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर यहाँ पर राइट आंसर है, ठीक है। स्पेंसर की अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत दिया है, ठीक है, स्पेंसर ने सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत दिया है। सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत किसका है? स्पेंसर का है। इन्हें सामाजिक डार्विन से ये प्रभावित थे और सामाजिक डार्विनवादी के नाम से इन्हें जाना जाता है। सामाजिक डार्विनवादी हो जाएगा, डार्विन का बुलडॉग हो जाएगा। ये स्पेंसर को कहा जाता है। अब केवल अगर उद्विकास का पूछा जाता है, ठीक है, तो केवल उद्विकास का सिद्धांत ये इनका है, डार्विन का। सबसे पहले संरचना की अवधारणा इनके द्वारा ही दी गई है। समाज के दो प्रकार इन्होंने बताए थे, सैनिक और औद्योगिक। सैनिक व शिकारी समाज, और दूसरा हो जाएगा औद्योगिक समाज, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है भूमिका संघर्ष क्या है? भूमिका संघर्ष को बताएं, भूमिका संघर्ष क्या है? किसे कहा जाएगा भूमिका संघर्ष? भूमिका संघर्ष किसे कहा जाएगा? रोल कॉन्फ्लिक्ट किसे कहा जाएगा? किसी व्यक्ति की भूमिकाओं में जब असामंजस्यता की स्थिति आ जाएगी तो ये क्या कहा जाएगा? रोल कॉन्फ्लिक्ट। और ये कॉन्सेप्ट है किसका? मर्टन का है, ठीक है, मर्टन की यह अवधारणा है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, एक विशेष उद्देश्य के लिए संगठित किया गया व्यक्तियों का एक समूह कहलाता है। समुदाय, समिति, समाज, संस्था। क्या हो जाएगा? विशेष उद्देश्य के लिए गठित किया गया व्यक्तियों का समूह क्या कहलाता है? समिति कहलाता है, ठीक है, एसोसिएशन। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। व्यक्तियों का समूह, समिति क्या है? व्यक्तियों का समूह है। व्यक्तियों का समूह है तो ये कैसा होगा? मूर्त होगा, इसे हम देख सकते हैं। निश्चित संरचना संगठन होता है, ठीक है, निश्चित संरचना व संगठन पाया जाता है, ये भी आप याद रखेंगे, निश्चित संरचना व संगठन इसमें देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, विशिष्ट उद्देश्य होते हैं इसके, जिनको पूरा करना होता है, विशिष्ट उद्देश्य होते हैं, ठीक है, और ऐच्छिक सदस्यता होती है, औपचारिक नियम पाए जाते हैं, ठीक है, औपचारिक नियम पाए जाते हैं, और अस्थायी प्रकृति होती है, ठीक है, अस्थायी प्रकृति होती है।
ये जो लक्षण विशेषताएं हैं ये समिति के बताए गए हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखेंगे। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया? एग्जाम्स में काफी बार पूछा जा चुका है। क्या हो जाएगा यहाँ पर, कौन सा वर्ष हो जाएगा? 2013, ठीक है, 2013 होगा, विकल्प डी, डी यहाँ पर राइट होगा। अब यहाँ पर देखिए, समाज की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मैकएवर एंड पेज द्वारा दी गई परिभाषा पर आधारित नहीं है? रीतियां, कार्य प्रणालियां, अधिकार, पारस्परिक संघर्ष यहाँ पर दिया गया है। सही यहाँ पर होगा पारस्परिक संघर्ष, विकल्प डी यहाँ पर राइट होगा। अब यहाँ पर देखिए, नगरीयता की विशेषता नहीं है, ये यहाँ पर बताना है। विभिन्नता, सामाजिक संबंधों की खंडीकृत विशेषताएं, भाग्यवादी समुदाय, अंतर्निर्भरता की उच्च मात्रा। यहाँ पर भाग्यवादी समुदाय नहीं होगा, ठीक है, भाग्यवादी समुदाय नहीं होगा। और क्या देखने को मिलेगा? औपचारिक संबंध, ठीक है, औपचारिक संबंध आपको देखने को मिलेंगे। कह सकते हैं हम द्वितीयक समूह, है ना, द्वितीयक समूह, या हम कह सकते हैं द्वितीयक संबंध, ये हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर नगर से संबंधित सिद्धांतों की बात करें, है ना, नगर सिद्धांतों की बात करें, नगर से संबंधित कुछ सिद्धांतों की बात करें जो एग्जाम्स में काफ़ी पूछे जाते हैं, तो एक याद रखें आप, साकेंद्र कटिबंध का सिद्धांत, साकेंद्र कटिबंध सिद्धांत, साकेंद्र कटिबंध का सिद्धांत, ये किसने दिया है? जोबर्ग, बर्गेस और हॉट इससे जुड़े हुए हैं, ये याद रखेंगे। कोई एक सॉरी, ये तो बर्गेस का है, ठीक है, ये बर्गेस का है, ये बर्गेस का है। साकेंद्र कटिबंध का जो सिद्धांत है ये बर्गेस ने दिया है, ठीक है। वृत्तखंड सिद्धांत, नगर से संबंधित ये बताए जा रहे हैं सिद्धांत। वृत्तखंड का जो सिद्धांत है ये होमर हाइट ने दिया है, होमर हाइट के द्वारा दिया गया है वृत्तखंड का सिद्धांत। इसके अलावा प्राकृतिक क्षेत्र का सिद्धांत, प्राकृतिक क्षेत्र सिद्धांत की अगर हम बात करें तो प्राकृतिक क्षेत्र का सिद्धांत किसका है? जोबर्ग, बर्गेस एंड हॉट का है, ठीक है, हॉट भी आप याद रखेंगे, ये प्राकृतिक क्षेत्र सिद्धांत से संबंधित है। एक सिद्धांत आता है तारा, ठीक है, नगर से संबंधित जो तारा सिद्धांत है ये किसके द्वारा दिया गया है? ये हर्ट के द्वारा दिया गया है, ठीक है, ये किसका है? ये हर्ट के द्वारा दिया गया है। और एक प्रश्न पूछा जाता है नगरीय ढांचा, ठीक है, नगर की उत्पत्ति से संबंधित नगरीय ढांचा का जो सिद्धांत है ये किसने दिया है? ये रिमर के द्वारा दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये थियरीज आपको बताई गई हैं, नगर से संबंधित एग्जाम्स में पूछ ली जाती हैं, तो इस पर आप ध्यान रखेंगे। चलिए अब यहाँ पर देखिए, कृषक समाज की तुलना में उत्तर कृषक समाज में जीवन था। ऑप्शन है साधारण, कम बोझिल, अत्यधिक नीरस, सानिध्य, वैदिक और औपचारिक। कृषक समाज की तुलना में उत्तर कृषक समाज में जीवन कैसा था? कैसा था? अच्छा, कृषक समाज की अगर हम बात करें तो कृषक समाज की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? इस अवधारणा के जनक कौन है? नाम याद रखेंगे आप, रॉबर्ट रेडफील्ड, ठीक है, रॉबर्ट रेडफील्ड। कृषक समाज को इन्होंने अवशिष्ट समाज कहा था, याद आ रहा होगा, कई बार बताया है। कृषक समाज अवशिष्ट समाज है, ये किसका कहना है? रॉबर्ट रेडफील्ड का कहना है। इन्होंने कहा था जब हम रूरल सोसाइटी से ट्राइबल सोसाइटी को अलग कर देते हैं, ग्रामीण समाज से जब हम जनजातीय समाज को अलग कर देते हैं, तो बचा हुआ शेष भाग, अवशिष्ट भाग कृषक समाज कहलाता है, ठीक है, इसे याद रखेंगे। अच्छा, प्रश्न पूछा जाता है कि कृषक समाज की अवधारणा किस पुस्तक में दी गई है? तो पुस्तक का नाम क्या है? पीजेंट सोसाइटी एंड कल्चर है, पीजेंट सोसाइटी एंड कल्चर हो जाएगा। अच्छा, ये बुक आती कब है? 1956 में आती है, ठीक है, रॉबर्ट रेडफील्ड की पुस्तक है। अगर हम रॉबर्ट रेडफील्ड ने कृषक समाज की जो विशेषताएं बताई थी, तो एक याद रखेंगे, समरूपता बताई है, ठीक है, समरूपता बताई है, भूमि पर नियंत्रण है, ठीक है, भूमि पर नियंत्रण होता है, ठीक है, और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं अविभेदीकृत
व अस्त्रीकृत। ठीक है, ये हो जाएगी। और इसके अलावा याद रखेंगे कुलीन, या अगर हम कहें अभिजन, या फिर जो कस्बे होते हैं, ठीक है, कस्बों से अलग होते हैं ये कृषक, लेकिन उनमें उनके क्षेत्रों से, ठीक है, पर उनके क्षेत्रों से ये प्रभावित भी होते हैं। उनके क्षेत्रों से कृषक समाज प्रभावित भी होते हैं। कुलीन कस्बों से अलग तो होते हैं, पर कृषक समाज उनके क्षेत्रों से प्रभावित भी होते हैं। ठीक है, और आर्थिक आधार पर देखा जाए तो कृषक समाज से इनमें कृषक समाज बाकी अन्य समाजों से भिन्नता लिए होते हैं। ये भी एक विशेषता है, आर्थिक आधार पर अन्य समाज से भिन्न। कृषि मुख्य व्यवसाय होगा कृषक समाज का, है ना। तो ये विशेषताएं बताई, समरूपता बताई, भूमि पर नियंत्रण होता है, अविभेदीकृत व अस्त्रीकृत समाज होता है, कुलीन व कस्बों से अलग होते हैं लेकिन उनके क्षेत्रों से ये प्रभावित होते रहते हैं, आर्थिक आधार पर ये बाकी अन्य समाजों से अलग होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, सानिध्य, वैदिक और औपचारिक, विकल्प डी यहाँ पर राइट होगा। चलिए आगे यहाँ पर देख लीजिए, निम्न में से किन से मिलकर समुदाय बनता है। भारतीय मूल के निवासी, इलाहाबाद में रहने वाले बंगाली ब्राह्मण, भारतीय समाज, व्यापार संघ आंदोलन। समुदाय की बात हो रही है, समुदाय का उदाहरण यहाँ पर क्या है। समुदाय की कुछ विशेषताओं की बात कर लेते हैं, आप लोग तब तक कमेंट करें, बताएं, आंसर करें। निश्चित भूभाग होती है, ठीक है, निश्चित भूभाग होता है समुदाय का एक लक्षण। ठीक है, निश्चित भूभाग होता है। और अगर हम कहें इसकी विशेषता देखें तो विशिष्ट नाम होता है, स्वतः उत्पत्ति होती है, स्वतः उत्पत्ति इसकी होती है, सामान्य जीवन व संस्कृति होती है, सामान्य जीवन व संस्कृति इसकी पाई जाती है, अनौपचारिक संबंध होते हैं। ठीक है, अनौपचारिक संबंध देखने को हम मिलते हैं, अस्थायी प्रकृति होती है, सॉरी स्थायी प्रकृति होती है। ठीक है, स्थायी प्रकृति होती है, अनिवार्य सदस्यता होती है, अनिवार्य सदस्यता और सामुदायिक भावना। ठीक है, ये मुख्य विशेषताएं हैं जो कम्युनिटी से रिलेटेड आपको यहाँ पर बताई गई हैं। तो अब इसमें देखिए विकल्प में कौन सा सही होगा जो समुदाय को परिभाषित कर रहा है। यहाँ पर इलाहाबाद में रहने वाले बंगाली ब्राह्मण, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, विकल्प बी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, निम्न में से आदर्श प्रकार की एक विशेषता कौन सी है। यह अनुमान आधारित है, यह एक विचारधारा है, यह विश्लेषणात्मक प्रिंट है, यह एक विवेकपूर्ण ब्लू प्रिंट है। आदर्श प्रकार, आदर्श प्रकार की विशेषता पूछी जा रही है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पर यह एक विवेकपूर्ण ब्लूप्रिंट है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विकल्प डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत, अच्छा ये प्रश्न आपका पीजीटी के एग्जाम में पूछा गया है, SC ST का लोकसभा में आरक्षण है। सेम प्रश्न इस तरह से पूछा गया था, अनुसूचित जाति व जनजातियों का लोकसभा में आरक्षण किस अनुच्छेद में दिया गया है। कौन सा अनुच्छेद है, 330। 330 अनुच्छेद लोकसभा से संबंधित है। ठीक है, SC ST का जो लोकसभा में आरक्षण है वो। 335 की अगर हम बात करते हैं तो ये शिक्षण संस्थाओं में जो रिजर्वेशन दिया गया है उसके बारे में बात की गई है, शिक्षण संस्थाओं में। ठीक है, और 332 की अगर हम बात करते हैं तो ये विधानसभा हो जाएगा। ठीक है, विधानसभा में जो SC ST रिजर्वेशन दिया गया है वो यहाँ पर है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। चलिए अब यहाँ पर देखिए कौन सा युग्म सही नहीं है। पुस्तकें दी गई हैं, द माइंड एंड सोसाइटी, पैरेटो, सोशल चेंज, ऑकबर्न, द स्टडी ऑफ मैन, लिंटन, अ हिस्ट्री ऑफ चेंज, टॉयनबी। बताएं, गलत बताना है, सही नहीं है ना, गलत बताना है।
यहाँ पर अ हिस्ट्री ऑफ चेंज नहीं होगा। टॉयनबी की क्या थी? अ स्टडी ऑफ हिस्ट्री, अ स्टडी ऑफ हिस्ट्री थी, है ना। 21 सभ्यताओं का अध्ययन किया था इन्होंने। चुनौती प्रत्युत्तर का सिद्धांत दिया था, जो कि सामाजिक परिवर्तन से संबंधित है इनका। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, किसने सामाजिक गतिशीलता को पुनरुत्पादक, प्रवासी और प्रौद्योगिकी स्वरूपों में वर्गीकृत किया? सोरोकिन, जोसेफ एकॉल, हॉटन हंट, फ्रैंक पार्किन यहाँ पर दिए गए हैं। चलिए आंसर करें। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? पुनरुत्पादक गतिशीलता, प्रवासी और प्रौद्योगिकीय गतिशीलता के 3 प्रकार या क्लासिफिकेशन किसके द्वारा किया गया है? जोसेफ एकॉल के द्वारा। ठीक है, जोसेफ एकॉल के द्वारा किया गया। सोरोकिन ने सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से सामाजिक गतिशीलता की बात की थी, जिसका वर्णन इन्होंने अपनी पुस्तक सोशल मोबिलिटी में किया था, और ये 1927 में पुस्तक आती है इनकी। और सामाजिक गतिशीलता के 2 प्रकार इन्होंने बताए थे, क्षैतिज गतिशीलता, ठीक है, क्षैतिज गतिशीलता है, और दूसरा यहाँ पर उद्रक गतिशीलता है। दूसरा क्या प्रकार होगा? उद्रक गतिशीलता हो जाएगा। क्षैतिज गतिशीलता की जब हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है? पद में परिवर्तन नहीं है। ठीक है, पद में परिवर्तन नहीं है। ठीक है, स्थान में है, स्थान में परिवर्तन है। जब हम उद्रक गतिशीलता की बात करते हैं तो ये क्या है? पद में परिवर्तन है। ठीक है, उद्रक गतिशीलता क्या है? ये पद में परिवर्तन है, स्थान में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो ये दोनों आप याद रखेंगे। यहाँ पर क्या होगा? विकल्प बी होगा। अच्छा, रुडोल्फ का भी नाम याद रखें, इनका भी पूछ लिया जाता है, गतिशीलता से संबंधित है ना। रुडोल्फ, रुडोल्फ का भी आप याद रखेंगे, इनका भी पूछ लिया जाता है। 3 है, उद्रक, उद्रक गतिशीलता, क्षैतिज गतिशीलता और विभेदात्मक, विभेदात्मक, विभेदात्मक गतिशीलता। ठीक है, ये 3 प्रकार किसने बताए हैं? रुडोल्फ ने। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में से किसने कृषक वर्गों को जोत भूमि के आधार पर वर्गीकृत किया? आधार कौन सा है? जोत भूमि। धनी किसान, मध्यम किसान, दरिद्र किसान। विकल्प में है आंद्रे बेते, डेविड हार्डीमैन, राधा कमल मुखर्जी, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। डेविड हार्डीमैन ने देवी आंदोलन दिया है ना, देवी आंदोलन की बात की है हार्डीमैन ने। बताएं यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? डेविड हार्डीमैन। ठीक है, डेविड हार्डीमैन हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, और मालिक किसान मजदूर, ये किसने बताए थे? मालिक किसान मजदूर, ये धनाग्रे ने बताए थे। ठीक है, धनाग्रे का है ये। ठीक है, धनाग्रे का है ये, मालिक किसान मजदूर वाला ये धनाग्रे ने बताया है। और अगर डेविड हार्डीमैन की बुक की बात की जाए, द कमिंग ऑफ द देवी, ठीक है, ये इनकी पुस्तक है। फीडिंग द बनिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट, फीडिंग द बनिया। ठीक है, ये इनकी पुस्तकें हैं। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, एक आयामी मानव पुस्तक है, वाइट, रूथ बेनेडिक्ट, गिडेंस, हर्बर्ट मार्क्यूस। एक आयामी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? एक आयामी पुस्तक किसकी है?
हर्बर्ट मॉर्क्यूस की, ठीक है। विकल्प डी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, जाति से बाहर विवाह करने की प्रेरणा किस कारण से उत्पन्न होती है? ऑप्शंस देख लीजिए, औद्योगिक विकास के कारण, सामाजिक विकास के कारण, धार्मिक विकास के कारण या फिर नैतिक विकास के कारण। जाति से बाहर विवाह करने की जो प्रेरणा है वह किस कारण से उत्पन्न होती है? सही यहाँ पर हो जाएगा औद्योगिक विकास के कारण, ऑप्शन ए। आखिरी प्रश्न है, क्रय द्वारा किया गया हिंदू विवाह कहलाता है? पैशाच विवाह, दैव विवाह, असुर राक्षस विवाह यहाँ पर दिया गया है। हिंदू विवाह के स्वरूप कितने हैं या हिंदू विवाह के प्रकार कितने हैं? 8 है। ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, ब्रह्मदैव, आर्ष विवाह और चौथा प्रजापत्य विवाह, ठीक है, ये हो जाएंगे। उसके अलावा पैशाच विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह और गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह है ना। तो अगर हम इसकी बात करते हैं, शुरू के 4 ये यहाँ से यहाँ प्रजापत्य से, ठीक है, ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, ये उच्च कोटि के हैं, ठीक है, उच्च कोटि के। या फिर एक दूसरा शब्द प्रयोग किया जाता है प्रशस्त विवाह, है ना, प्रशस्त विवाह, उच्च कोटि या प्रशस्त विवाह, है ना। और पैशाच, असुर, राक्षस, गंधर्व विवाह ये निम्न कोटि के विवाह हैं। ये पूछा जाता है इनमें से कौन उच्च कोटि के या कौन अप्रशस्त विवाह की श्रेणी में आते हैं, है ना। तो इसे आप याद रखेंगे। यहाँ पर क्या होगा, क्रय द्वारा किया गया जो हिंदू विवाह है उसे हम असुर विवाह कहते हैं, निम्न कोटि का विवाह है। विकल्प सी यहाँ पर राइट होगा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।